हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो डेट है वो आ चुकी है और हम लोग अपनी तैयारी को बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि पॉलिटी में आर्टिकल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पॉलिटी में अगर 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी से भी उठाए जाते हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन जो होते हैं जो आर्टिकल बेस होते हैं, और आर्टिकल जो है ये याद करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और मुश्किल भी होता है। लेकिन आपको मैं ये जो वीडियो लेकर आऊँगा, यदि आप ये वीडियो देखकर और इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया तो ये यकीन मानिए कि आपको आर्टिकल से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि 395 जो है वो आर्टिकल पहले थे, लेकिन अब अगर बात किया जाए तो 450 के ऊपर जो है वो आर्टिकल्स निकल चुके हैं। तो आपको इतना याद करोगे तो आपको जाहिर सी बात है इतना ना हम याद कर सकते हैं और ना ही इतना एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने प्रीवियस पेपर्स में या प्रीवियस एग्जाम में, तो उन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जितने भी पॉइंट ज़्यादा हमने लिखे नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उन सभी को हमने लिख दिया है। तो अगर आप लोगों के पास कॉपी और पेन है तो आप स्टार्ट करिए इसको लिखना। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपनी पहले जो अनुच्छेद है यानी आर्टिकल नंबर 1। जो आर्टिकल नंबर 1 है ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और पते से संबंधित है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों का जो एड्रेस है और उसके जो नाम है उसके बारे में बताता है, तो आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 1। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरा जो आपका है यानी आर्टिकल नंबर 3 के बारे में। तो जो आर्टिकल नंबर 3 होता है ये नए राज्यों के गठन, राज्यों की सीमा का विस्तार। जैसे कि अगर कोई हमें नया राज्य बनाना है या हमें किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना है या उसको घटाना है, तो ये काम कौन करता है? ये करता है आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत ये किया गया है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अनुच्छेद नंबर 14, काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 14 जो है ये कानून के समक्ष समानता है, यानी कि समान कानून के बारे में बताता है कि सभी लोगों के लिए जो कानून होगा ये समान होगा। तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 14 यानी आर्टिकल नंबर 14। उसके बाद में हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो अब आगे के जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव निषेध किस आर्टिकल नंबर में कहा गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में अगर क्वेश्चन आ जाए कि अस्पृश्यता का अंत जो है ये किस, यानी छुआछूत का अंत जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत बताया गया है, यानी सभी के उपाधियों का अंत होगा, वो कौन सा अनुच्छेद बताया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 18। उसके बाद आप सबको पता है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका 1922 में आता है, जिसमें जो आपका अनुच्छेद नंबर 19 है ये बोलने की स्वतंत्रता के बारे में है। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद नंबर 19 में कहा गया है। उसके बाद में ये जो आपके आर्टिकल नंबर 23 और 24 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आर्टिकल 23 है ये क्या बताता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जैसे मान लो कोई इंसान है जिसकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा की है। अब 18 साल से ज़्यादा अगर उसकी एज है तो क्या होगा, आप उसको कहीं जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो कि अगर 18 साल से ऊपर का कोई आदमी है और उसको आप जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे हो कि नहीं चलो अब मेरा आज ही काम करना है। ठीक है, यानी जो उसका दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 23। और एक जो इंपॉर्टेंट वो है अनुच्छेद नंबर 14, ये है बालकों के नियोजन से प्रतिषेध। जैसे मान लो कोई बालक है कोई बालक है जो 14 साल से कम का है, तो अगर वो काम करना भी चाहता है कि नहीं मुझे काम करना है, तब भी आप उसे अपॉइंट नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज कहा गया है अनुच्छेद नंबर 24 में। तो दोनों ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए। अनुच्छेद 23 है कि 14 साल से अगर बच्चा बड़ा भी है तो उसको आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो, और अनुच्छेद नंबर 14 ने ये कहा है, 24 ने ये कहा है कि अगर बच्चा 14 साल से कम का है और वो काम भी करना चाहता है तब भी आप उसके काम पर नहीं रखेंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 25 से 28 है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये यहाँ से यहाँ तक होता है, 25 से 28 तक। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 30। तो ये किससे संबंधित है? कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है। देखो अभी आपको मैं ये थ्योरी में बता रहा हूँ, आपको पूरी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स,
फिर हम कल की क्लास में लाएंगे जिसमें इस पर हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। पूरा एमसीक्यू हम लोग करेंगे जो आर्टिकल से जो एमसीक्यू अभी तक एग्जाम में आए हैं। तो अनुच्छेद 30 की अगर हम बात करें तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है, ये बताया गया है अनुच्छेद नंबर 30 में, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन ये बनेगा कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 30। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। उसके बाद में अगर क्वेश्चन आ जाए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 32। उसके बाद ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 40। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से पसंद आ रहा होगा। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी बुक का सहारा लेते हो या और कहीं पर आप सहारा लेते हो तो आपको बहुत सारे अनुच्छेद लोग लिखवा देते हैं और उतना अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो अब क्योंकि समय कम बचा है और हमको काम ज़्यादा करना, तो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं, अगर ये पूछा जाए आचार संहिता को किस अनुच्छेद में रखा गया है या सिविल संहिता को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 44। उसके बाद में बात करा जाए कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर आपका हो जाएगा 50। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आता है अनुच्छेद नंबर 51 के तहत, ठीक है। आपको हर एक चीज सीरियल वाइज मिल रही है, आप इन्हें अच्छे से लिख सकते हो। उसके बाद में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 51A हो जाएगा। उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 52 हो जाएगा। और ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 54 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद नंबर 54 में और भारत के राष्ट्रपति को किस में रखा गया है, अनुच्छेद नंबर 52 में। उसके बाद ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति दी गई है। उसके बाद पुनः निर्वाचित होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति की, ये किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो ये रखा गया है अनुच्छेद नंबर 57 के अंतर्गत। क्लियर है यहाँ तक? अगर पूछ लिया जाता है कि निर्वाचित होने के लिए योग्यता क्या चाहिए दोबारा, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 57। अगला जो है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 61। आप सबको पता है कि पॉलिटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप एग्जाम दोगे उसमें पॉलिटी आना मस्ट है, तो आपको इसको अच्छे से याद करना, अच्छे से इसको लिख लेना है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत चलता है। उसके बाद में हम बात करें भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद नंबर 63 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 66। उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होने के बारे में किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये हो जाएगा 64। तो ये आप इतनी चीज़ें याद रखिए उपराष्ट्रपति के बारे में कि भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में होगा, 63। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस में होगा, 66। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का जो प्रधान जो सभापति होता है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो आता है अनुच्छेद नंबर 64 के तहत। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक यानी जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति होना, यानी क्या होता है कि जब कभी कभी राष्ट्रपति जो है अनुपस्थित होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है। और किस अनुच्छेद के तहत संभालता है, तो अनुच्छेद 65 के तहत संभालता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 69 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 69 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का शपथ। क्लियर है? यानी जो उपराष्ट्रपति का जो शपथ दिलाया जाएगा वो 69 के तहत दिलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन। उसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार एवं वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48A। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों का संरक्षण, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों का संरक्षण
किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। क्लियर है? चलिए, उसके बाद बन जाता है आपका राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? 80। लोकसभा किस अनुच्छेद में है? 81। दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर ना हो। आपको भी पता है कि ये कहा गया है कि जो दो सत्र होते हैं उन सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करता है, ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया? आप सबको पता होगा, जो अगर पॉलिटी आपने पढ़ी है उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होता है दोनों सदनों को संबोधित करता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो ये है अनुच्छेद 87 का 1। उसके बाद आपका हो जाता है राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। आप सबको पता है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी की मृत्युदंड को माफ कर सकता है या किसी भी तरीके का जो सजा होता है उसको वो क्षमादान कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, यदि धन विधेयक 14 दिन के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो वह दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाता है। ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो ये अनुच्छेद है आपका 109। क्लियर है? अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में अपनी नोट में कर लीजिएगा, नोटबुक में। चलिए, उसके बाद में धन विधेयक को किस में शामिल किया गया है? 110 में। उसके बाद राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 123। उसके बाद में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 213। क्लियर है ना? तो राष्ट्रपति जो होता है वो 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और जो जो राज्यपाल होता है वो 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर है? चलिए, राज्यों में राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153। उसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा 155। क्लियर है? तो राज्यों में राज्यपाल का होना 153, राज्यपाल की नियुक्ति किस में है, किस अनुच्छेद में? 155। राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो कितने साल का होगा? ये किस अनुच्छेद में? 156। और राज्यपाल की योग्यता जो है ये किस में है? तो ये हो जाएगा 157। यानी क्या योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? ये आपके आर्टिकल नंबर 157 में दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद का राज्यपाल को सलाह, यानी आपको भी पता है कि जो मंत्री परिषद होते हैं वो सलाह देते हैं किसको? राज्यपाल को देते हैं। तो ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया? तो ये कहा गया है 163 के तहत। उसके बाद में राज्य का महाधिवक्ता जो होता है ये किस अनुच्छेद में है? तो 165। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ऑप्शन में 165, 163, 166 ऐसे करके दे देंगे और पूछेंगे राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 165। देखो, अगर आप नए हो तो पहले तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए इसको। उसके बाद में भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल के तहत आते हैं? तो ये आते हैं अनुच्छेद नंबर 76 के तहत ये आते हैं। ठीक है? उसके बाद में हमारा आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 124 के अंतर्गत। और एक बात और याद रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपका 124 के अंतर्गत ही आता है और राष्ट्रपति जो है वो न्यायाधीश की नियुक्ति भी 124 आर्टिकल के तहत ही करता है। उसके बाद में अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त सत्र, यानी जो संसद का संयुक्त सत्र होता है वो 108 के तहत होता है। अब यहाँ पर दो चीजें आप याद रखिएगा, 108 हमारा आ गया संसद का संयुक्त सत्र। उसके बाद में हमारा 109 होता है, ये 109 किसके लिए होता है बताइए? 109 किसके लिए होता है? हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो जो हमारा 109 होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने अभी अभी पढ़ाया है कि यदि धन विधेयक 14 दिन के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो वह दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाता है, ये 109 में कहा गया है। उसके बाद 110 में ये कहा गया है, धन विधेयक के बारे में 110 में कहा गया है। उसके बाद में 108 में कहा गया है संसद का संयुक्त सत्र। तो कहने का मतलब ये है 108, 109 और 110 ये तीनों आपको याद हो जाने चाहिए। 108 में संसद का संयुक्त सत्र, 109 में कि अगर धन विधेयक किसी राज्यसभा में जाता है और 14 दिन के लिए अगर वो जो है वापस नहीं किया जाता है या पास नहीं किया जाता है तो क्या हो जाता है कि दोनों सदनों में वो अपने आप ही वो पास हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? यानी कि
अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किस अनुच्छेद के तहत? 124 के तहत। लेकिन अगर बात हो जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस तहत के कहा गया है? तो ये 217 कहा गया है। तो 124 और 217 दोनों आपको अच्छे से याद करने हैं। क्लियर है? उसके बाद ये आ जाए कि जल संबंधित विवाद जो है किस अनुच्छेद के तहत है? तो 262 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है प्रत्येक राज्य की समेकित निधि, तो ये आपका 266 के तहत हो जाएगा। भारत की संचित निधि 266 हो जाएगा। भारत का आकस्मिक निधि तो 267 में आ जाएगा। तो ये 3 निधि आपको याद रखनी है, 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि, 266 भारत की संचित निधि, 267 भारत की आकस्मिक निधि। तो 266, 266 और 267 266 और 267 याद रखनी है। 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि, 266 भारत की संचित निधि, 267 भारत की आकस्मिक निधि। और अनुच्छेद 324 जो है यह भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित है। तो 124 सुप्रीम कोर्ट से, 324 भारतीय चुनाव आयोग से। अनुच्छेद 352 लोकसभा का विशेष सत्र जो चलता है वो अनुच्छेद नंबर 352 के तहत आता है। उसके बाद में अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन, जो संविधान का संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। संविधान का संशोधन जो है ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। चलिए, उसके बाद में अनुच्छेद 315 की बात करेंगे, तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो है वो 315 में है। ठीक है, तो इतना ही था। बाकी इस पर हम लोग, अब ये जो थे ये इंपॉर्टेंट वाले थे, यानी इतना अगर आप याद कर लेते हो तो समझ लो आपके आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ें हैं वो गलत नहीं होंगी। आपने इसको अगर देखा होगा तो आपको पता होगा ये सारे क्वेश्चन जो है ना किसी एग्जाम में रिपीट होकर आए हैं। तो अगर आपको पसंद लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।